जो फायदा भारत सरकार का होने वाला था, जो इकोनॉमी भारत की होने वाली थी, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 55 ट्रिलियन जितनी भी इकोनॉमी होनी थी, वो सारी इकोनॉमी बहुत तेजी से अडानी की करने का प्रयास किसने किसने किया? तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी है। ये सबने मिलके ही तो ये 10-20 उद्योगपतियों को बड़ा किया ना। एक आदमी इतनी तेजी से कैसा बढ़ता है? तो सारे संसाधन उसको दिए दिए जाते हैं, और संसाधनों में तो हमारी जनसंख्या भी आ गई। भैया अडानी जी, तुम मतलब देश नहीं हो, मोदी मतलब राष्ट्र नहीं है, और आरएसएस मतलब धर्म नहीं है हमारा। भैया कंफ्यूज आप नहीं हो, मैं मान गया हूँ, हमको कंफ्यूज मत करो। मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि कंफ्यूज मत होना, इनका स्टेटमेंट पूरा पढ़ना। जैसे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर 2 लोगों को खिला दूंगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, मगर हम और हमारे 2 के आने वाले हैं, है ना। काला धन आएगा, मगर हमारा काला धन आएगा और अपनी अडानी की कंपनी में और बाकी कंपनियों में लगेगा। जो इस देश का काला धन हम निर्माण कर रहे हैं वहीं आएगा। आपका नोटबंदी अगर हम करेंगे तो इस देश के काला धन समाप्त हो जाएगा, मगर काला धन समाप्त होके हमारे तिजोरी में आ जाएगा, ये नहीं कहा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से मुलाकात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और आजकल एनसीपी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, फिर भी हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज जिन इश्यूज पर हम उनसे बात कर रहे हैं वो ये है कि गौतम अडानी के बारे में आपने अब तक बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन कुछ नए फैक्ट्स हैं, इसको आप जरूर आखिर तक जरूर सुनिएगा। इसमें यूके लिंक क्या है, यानी ब्रिटेन का लिंक क्या है अडानी के साथ, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे आपके हर आदमी की जेब पर क्यों इसका असर पड़ेगा, एसबीआई और एलआईसी का कितना पैसा अडानी के यहां इन्वेस्ट किया गया है, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरे देश के अर्थव्यवस्था को एक तरह से कंट्रोलिंग बॉडी है, पूरे मुल्क की करेंसी वो देती है और पूरी जिम्मेदारी है, वो भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो अडानी को कितना पैसा दिया है बैंकों ने वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला अभी तक सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही दिलचस्प है। सरकार इतने कॉन्फिडेंस से बार बार वो बात कहती है, इस यकीन के साथ कि लोग यकीन कर लेंगे। अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इसका आम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, यानी जो कुछ जबान पे है उसका मतलब कुछ और है, आप समझें कुछ और। ये क्या कुछ है, आम आदमियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है अडानी के इस स्कैम का। और उनके एक भाई विनोद अडानी, उन्होंने देश की नागरिकता छोड़ दी है, किसी और देश की नागरिकता है। गौतम अडानी के बारे में अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने क्या किसी और देश की नागरिकता लेकर के रखी हुई है ताकि जरूरत के टाइम पर काम आए, उस पर भी हम बात करेंगे। इस सब के अलावा मोहन भागवत में आखिरकार कौन सी ऐसी बात हुई कि मनुस्मृति के खिलाफ बोल बैठे। मनुस्मृति के लिए आज तक आरएसएस आर्ग्यू करती रही है, उसे देश का संविधान समझती रही है, लेकिन क्या कुछ है मोहन भागवत जी के दिल और दिमाग में, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि अडानी के क्या क्या आपके पास ऐसे फैक्ट्स हैं। खासतौर पर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आम आदमी जो भारत का आम शहरी है उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस सब का। सरकार तो कह रही है कि कोई असर पड़ने वाला नहीं है, आप क्या कहते हैं? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूं। आपने जो सवाल पूछा है कि भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट ही इफेक्ट है, क्योंकि अडानी में जो पैसा लगा है 10 लाख करोड़ रुपए डूबा है। पिछले सप्ताह के रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह में जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट आई उसके अनुसार 10 लाख करोड़ डूब गया।
उसमें से 6,80,000 68% पैसा ये एसबीआई और इंडियन बैंक का और एलआईसी का है। अब एलआईसी और इस बैंकों का जो पैसा डूब गया, वो पैसा तो वापस नहीं आने वाला है। आपको तो पता है 31 लोग भाग गए थे पिछले 19 में इलेक्शन के इसमें, जो देश छोड़ के चले गए थे, दूसरे देश में नागरिकता ले ली थी, उनका पैसा तो कोई नहीं आया, डेप्थ अकाउंट में चला गया। मगर ये इतना बड़ा पैसा है कि जिसके बैंक की इकोनॉमी और एलआईसी की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। आपने देखिए पहली बार जिंदगी में एलआईसी का शेयर टूटा है, कभी नहीं टूटता है, मगर ये पहली बार टूटा है। उसका कारण है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फोर्सफुली उसमें करवाया गया अडानी के इसमें। और ये अडानी के इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो ये शेयर की रैगिंग करता है। ये रैगिंग अडानी का जो मैंने कोड है, इसका जो धंधे का जो मोड है, वो जस्ट लाइक है हर्षद मेहता है, हर्षद शांतिलाल मेहता। ये गौतम शांतिलाल मेहता है, वो हर्षद शांतिलाल मेहता थे। और इनके भी एक चचेरे भाई थे, अजय, राजेश और वरुण गुप्ता। आपको मालूम है जेकब जुमा को जेल में डलवा दिया उन्होंने और पूरी की पूरी सल्तनत तबाह हो गई थी अफ्रीका की। तो ये तीनों के तीनों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम लगती है, एक सी मोडस ऑपरेंडी है इनकी तीनों की। और ये तीनों की मोडस ऑपरेंडी में हर्षद मेहता तो जेल में मर गया, ये राजेश और अभय और ये वरुण कहीं शेल्टर मांग के घूम रहे हैं, वो दूसरे जगह चल गए, जेकब जुम्मा जेल में है, ठीक है। और हमारे यहाँ की सेबी, हमारे यहाँ की आईबी, हमारे यहाँ की ईडी, हमारे यहाँ की सरकार सोई हुई है, अभी तक उससे पूछताछ भी नहीं हो रही। और इसमें आपको पता है कि गौतम अडानी का जो भाई है विनोद अडानी, उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली। भाई सारे लोग डिमांड कर रहे, कई सांसद डिमांड कर रहे, कई न्यूज़पेपर डिमांड कर रहे हैं कि इनके सबके सब पासपोर्ट फ्रीज कर दो, मगर फायदा कुछ नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि एयरपोर्ट अडानी के, सीपोर्ट अडानी के, पासपोर्ट बनाने वाला मामला भी उन्हीं का है। तो मगर करे तो कम से कम कुछ कार्रवाई तो करे, कुछ कार्रवाई करते हुए दिखे, मगर नहीं दिखेंगे। उसका कारण है कि अडानी अकेले नहीं है, अडानी के साथ में बोरिस जॉनसन भी है, अडानी के साथ में अन्य कई देशों के लोग हैं, और ये अन्य देशों के लोगों के साथ में भारत सरकार तो उनके लिए चौकीदार है। मैंने भारत सरकार तो चौकीदारी करती है। अगर चौकीदार का मालिक ही लेके भाग जाने वाला है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसका एक कारण हमको समझ में आता है। हमने क्या कार्रवाई की है? जब हमने विनोद जो ये है अडानी है, उसका शेयर चाइना में भी है, चाइना के भी जो बैड इन्वेस्टमेंट है या जिसका ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, जिसने बताया था ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा, सारा ब्लैक मनी वापस लाके 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, तो ये पूरे देश के ब्लैक मनी अडानी में इन्वेस्ट कराने में अग्रेसर है। विनोद अडानी इनके साथ भी पार्टनर है, और वो जो जॉनसन के साथ भी पार्टनर है। और जो जॉनसन, आप देखिए उसका सीक्वेंस कितना विचित्र है कि जब आपको पता होगा कि बोरिस जॉनसन जब गुजरात में आए थे, तो उस वक्त बवाल हुआ था कि ये वहां उनको मिलने क्यों आया, अडानी से मिलने क्यों आया। वो बुलडोजर पे बैठ के उसने फोटो भी बनाया था, जिसका उसके देश में भी विरोध हुआ था कि बुलडोजर पर ये सिंबॉलिक है भाई, गरीबों और दबे हुए लोगों को कुचलने का सिंबल बन गया है ना अमेरिका में और सब जगह, हमारे यहाँ भी बन गया। तो उस पे बैठ के इसने फोटो निकाला, फिर जाके उसने चौकीदार जी से यानी मोदी साहब से मुलाकात की, पहले अडानी से मुलाकात की, बाद में फोटो खिंचाया, और बाद में जाके मोदी जी से मुलाकात की। और उसके 2 महीने में जो जॉनसन, ये अडानी की एक कंपनी है जिसका नाम है फंड मैनेजमेंट कंपनी, अडानी का फंड मैनेजमेंट कंपनी, वो फंड मैनेजमेंट कंपनी को जो 10 मैनेजर मैनेज करते हैं उसमें वो डायरेक्टर बना। और डायरेक्टर बनने के बाद ये जब रिपोर्ट छपने लग गई, जगह जगह पर रिपोर्ट आने लग गई, तो उसने ये कह के कि मैं इस कंपनी को चलाने के लायक नहीं हुआ, हालांकि वो पत्रकार था, वो कंपनी चलाने के लायक नहीं हुआ मतलब मैं नालायक हूं, ये कह के उसने रिजाइन दे दिया। अब तुम्हारी कंपनी ने क्राइम कर लिया, अब रिजाइन दे रहे हो। तुम्हारी कंपनी ने रैगिंग कर लिया शेयरों की, तुम्हारी कंपनी ने पूरी की पूरी शेयर मार्केट की रैगिंग कर ली। आप उसमें देख रहे होंगे कि इसने जो एफपीओ लाया था, उस एफपीओ में 20,000 करोड़ का एफपीओ था, उसमें 14% ये इन्होंने डाला था पैसा। ये जो है ना कंपनी, ये इसकी कंपनी है दो कंपनी का नाम है, एक एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मोनार्क नेटवर्क कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों में
अडानी तो है ही, इसके भाई भी है और फॉरेन के जो नेता है उनके भी भाई बंद उसमें शामिल कर लिए। क्या चल रहा है सर देश में, कितना बड़ा दुनिया में आर्थिक घोटाला चल रहा है, और ये आर्थिक घोटाले में मोदी जी कैसी मदद कर रहे। और मैं मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको पता होगा झारखंड में एक बिजली का प्रोजेक्ट लगा था, कोयला झारखंड का, पानी झारखंड का, मजदूर झारखंड के, और बिजली बांग्लादेश की। बाकी जाके वहां जमीन का समझौता कर लिया। ऐसे बता रहे थे मोदी जी इतना बड़ा पराक्रम कर लिया, मगर उन्होंने 15% बिजली सरप्लस होने के बाद बांग्लादेश के मत्थे पर अडानी की बिजली डाल दिया, और ये डाल दिया कि तुम्हारे पास सरप्लस होगी, तुम खरीदो मत खरीदो, मगर तुमको इतने बिजली का बिल पेमेंट अडानी को करना पड़ेगा। मतलब मुनाफा अडानी का, देश हमारा, मुनाफा अडानी का, और उसके लिए काम करने वाला मैनेजर इस देश का प्रधानमंत्री है। जब वो छपा, वॉशिंगटन न्यूज में ये खबर जब छपी, तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो बिजली बहुत महंगी ले ली है हमने, अब ये इतनी महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे, तो उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। ये किस अच्छा लेवल अच्छा पर। अच्छा अच्छा मैं एक चीज समझ गौर करने की है। गौतम अडानी इतना बड़ा एम्पायर जो बना, तो क्या इसका जो बातें आप बता रहे हैं, ब्रिटेन का लिंक, बोरिस जॉनसन के भाई का इन्वेस्टमेंट और कई मुल्कों का, तो क्या ये जो नेता मुख्तलिफ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे करके, जिनके बारे में ये समझा जाता है और बहुत से सबूत भी दुनिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने लिए हैं कि वो जो कमीशन लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नेता लोग, क्या उनका काला पैसा इन्वेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया था अडानी? क्या इस तरह से क्या अच्छा, एक दूसरा भी पहलू है इसमें कि जब ये 2 नंबर का पैसा पॉलिटिशियन का किसी के जरिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो जाहिर है माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला होता है। हजारों करोड़ इधर से उधर भी हो जाए तब भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उनका मेहनत का पैसा तो होता नहीं। तो क्या गौतम अडानी एक कंड्यूट के तौर पर काम कर रहे थे, जिसमें के मुख्तलिफ मुल्कों के पॉलिटिशियन अपना ब्लैक पैसा, काला पैसा इनके जरिए इन्वेस्ट करा रहे थे, और अब भंडा फूटा के वो भी लेकर के भाग गया? क्या यह है नतीजा? क्या सर देश के, दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर का देश हमारा देश है, और इसके प्रधानमंत्री अगर किसी की लाइजनिंग कर रहे होंगे, किसी कंपनी की लाइजनिंग कर रहे होंगे, तो सब देशों को आपके साथ में कारोबार करना है। सब देशों को, दुनिया के सारे वाहिद मुल्कों को चाहिए कि भारत के साथ में कारोबार करे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा पॉपुलेशन का ये देश है। हमारे देश की जो ये है, मतलब खरीदारी है, कंज्यूमर है, ये कितना बड़ा है। तो ऐसे देश में इन्वेस्ट कौन नहीं करना चाहेगा? तो मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट भारत को दिलाने के बजाय अडानी को दिला दी। आपको पता है ना कि रशिया का सस्ता तेल किसको दिला दिया? अंबानी को दिला दिया था। मुनाफा अंबानी कमा रहे थे, और बैन अगर लगता तो फिर भारत पे लगता। वैसे जितना हमें याद है, रफाल वाला जो सौदा था उसमें इन्हीं लोगों को तो लेकर के गए थे अपने साथ, यानी प्राइम मिनिस्टर हो साथ में, और उनके साथ उनके वो दोस्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी लोग हैं, वो हों। रफाल डिफेंस का कोई तजर्बा नहीं इनकी कंपनी को, लेकिन इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट दे दिया अडानी को, अंबानी को, किन किन को, यानी किस तरह से लूट का बाजार गर्म है। इसमें अडानी का डूबना क्या देश का डूबना कहा जाएगा? क्या क्या लगता है? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो अब भी कहती हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, फिक्र मत करो। तो क्या बताएगी वो कि हमने एजेंसी की है उसकी, हम एजेंट बने थे अडानी के, और अडानी के एजेंट बन के हमने जितना उसको दिला दिया था, जो फायदा भारत सरकार का होने वाला था, जो इकोनॉमी भारत की होने वाली थी, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 55 ट्रिलियन जितनी भी इकोनॉमी होनी थी, वो सारी इकोनॉमी बहुत तेजी से अडानी की करने का प्रयास किसने किसने किया? तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी है। ये सबने मिलके ही तो ये 10-20 उद्योगपतियों को बड़ा किया ना। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, इसमें शंका लेने वाली भी बात नहीं है, कंफ्यूजन रखने वाली भी बात नहीं है। एक आदमी इतनी तेजी से कैसा बढ़ता है, तो सारे संसाधन उसको दिए जाते हैं, और संसाधनों में तो हमारी जनसंख्या भी आ गई। ये भी तो संसाधन ही माने जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये उपभोक्ता है, संसाधन मानना कि नहीं मानना, मगर माना जाता है। तो इतने सारे लोग हमने बेच दिए ना, दुनिया के वाइड मुल्कों को हमने इतने सारे लोग बेच दिए कि आज से ये आपका प्रोडक्ट खरीदी करेंगे, आज से ये आपके लिए काम करेंगे, आज से ये आपके गुलाम हो गए, आज से इनके सारा जिम्मा जो मेरे जिम्मे था मैंने आपको दे दिया। इसलिए तो वो अभी तक बोल रहे थे ना अडानी कि मैं गारंटी देता हूं इस देश की इकोनॉमी 2045 तक मैं कितना कर दूंगा, 25 ट्रिलियन कर दूंगा। कैसे बोल रहे थे? अच्छा 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 अच्छा, इसमें एक चीज, ये जो आपने बात गुलाम की बात कही, अब हम थोड़ा सा चले जाते हैं पीछे। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उन खतों का जिक्र किया जो माफी मांगी थी सावरकर ने, जिनके नाम के साथ वीर लगा दिया गया है। तो वो जो आजादी के खिलाफ लोग थे जिनके हाथ में आज सरकार फिर से आ गई, तो क्या फिर वो एक उस तरह की गुलामी नहीं, लेकिन आर्थिक गुलामी का इंतजाम तो पूरा हो गया, यानी आप फिर यानी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। और वही ब्रिटेन है जिससे हमने आजादी हासिल करने की कोशिश की थी, आजादी हासिल की थी। क्या क्या फिर वापस सर्कल मुड़ करके पूरा वही हो रहा है? नहीं, देखो आपने जिनका जिक्र किए, कल एक निरंजन टकले साहब है हमारे यहाँ, वो किताब लिख रहे हैं उसी पर। वो बोल रहे थे कि माफी वीर नहीं कहना है उनको, उसको याचना वीर कहो। वो दया की भीख मांग रहा था, बेग योर पार्डन बोल रहा था। माफी मांगना, सॉरी, हम किसी को भी पांव लग गया तो सॉरी बोल देते हैं, हमारा अगर कुछ भी हो गया तो सॉरी बोल देते हैं। सॉरी का मतलब होता है माफ कर दो। मगर वो बोल रहे थे, ये याचना कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, और ये भीख अनेकों बार उन्होंने मांगा है। तो ये याचना वीर है, ये नहीं है, मतलब माफी वीर भी नहीं, उससे नीचे की स्टेज पे थे, तो ये याचना ही करते हैं। अभी अडानी के पास में पहले हवाई जहाज की याचना करके घूमे, पूरे देश में प्रचार किया अडानी का, अब उसकी कीमत दे रहे हैं। अब ये देश से याचना कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नहीं नहीं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भैया हमारी जेब का पैसा चला गया है यार। आप जो समझाते हो डेप्ट अकाउंट में डालने का मतलब ये नहीं होता और वो नहीं होता, और वो ऐसा बैलेंस शीट ठीक की जाती है और ऐसी ठीक की जाती है। भैया पैसा गया, वो हमारे जेब का गया, हमारे अकाउंट से पैसा चला गया, उसकी भरपाई हमारे अकाउंटों से करोगे। हमको कंज्यूमर प्रोडक्ट और सारे हमारे टैक्स से जो है वो बढ़ाकर इसकी करोगे आप भरपाई। एक तरफ आप बताओ कि रिजर्व बैंक ये बताने में सक्षम नहीं है कि अडानी को पैसा कितना दिया, रिजर्व बैंक ये बताने में सक्षम नहीं थी कि ब्लैक मनी कितना कलेक्ट हुआ और कितना उसमें से फेक करेंसी थी। रिजर्व बैंक ये बताने में सक्षम नहीं है कि उनके नाम क्या है, जिनके कर्ज माफ किए गए उनके नाम क्या है। ये चल क्या रहा है देश में, ये किस तरीके से चल रहा है देश। और इसमें भी अगर कुछ भक्त लोगों को लगता होगा कि ये देश पर हमला है, वो अडानी इतनी बड़ी हिम्मत करता है कि देश पर हमला है, देश के इकोनॉमी पर हमला है। भैया अडानी जी, तुम मतलब देश नहीं हो, मोदी मतलब राष्ट्र नहीं है, और आरएसएस मतलब धर्म नहीं है हमारा। हम उससे कहीं ऊंचे हैं। हम विश्वगुरु थे, मगर तुम्हारे वजह से, और विश्वगुरु थे मानसिक शांति में। हम भौतिक जो हमारा डेवलपमेंट था, वो जिसको हम गाली देते हैं ना, औरंगजेब के जमाने में उस वक्त भी 30% से ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी थी। इन्होंने कितना किया, इन्होंने तो इंपोर्ट बढ़ा दिया। 3 गुना इंपोर्ट बढ़ाने वाले आदमी विश्वगुरु की बात करते हैं, जिनको सर इकोनॉमी समझती नहीं, समाज शास्त्र समझता नहीं, धर्म शास्त्र समझता नहीं, राज्य शास्त्र समझता नहीं, और वो सारे दुनिया को ज्ञान पिलाते रहते हैं, सारे दुनिया को ये समझाते रहते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में इन्होंने फोन कर दिया रशिया को और यूक्रेन वालों को, तो युद्ध थम गया और रुक गया, और 6 घंटे फिर उनको निकलने दिया, ये कर दिया। भैया अपने घर का नहीं समझता है तुमसे, तुम्हारे जो नफरती चिंटू है वो नहीं समझ रहे तुमसे। अच्छा, ये जो लूट है इसका असर तो उन अंधभक्तों पर भी जाहिर है ही, जेब तो सभी की कट रही है। तो ये क्या बिल्कुल ऐसी मनस्थिति बन गई कि एक सिचुएशन, मिसाल के तौर पर अगर कोई मिसाल मैं देता हूँ, अच्छी मिसाल देता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ। क्या होता है कि एक पतीले में पानी रख दो, उसके नीचे आग लगा के उसमें एक मेंढक रख दो, वो पानी वानी धीरे धीरे गर्म जैसा शुरू हो जाता है, तो गर्म पानी को एक्वेंटेंस होना शुरू हो जाता है मेंढक,
हाँ। और जब वो उबल जाता है उसमें मर जाता है, मगर वो फुदक के बाहर नहीं आता है। मेंढकों की स्थिति जो रहती है गर्म पानी में, और वो उसके उसमें सहने की जो ताकत बढ़ती रहती है धीरे 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 धीरे, क्योंकि अचानक गर्म पानी में डाल दिया तो फुदक जाएगा वो। जी मगर जी। धीरे धीरे जब बढ़ता है तो ये भक्तों के लिए धीरे 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 लूट का मामला बढ़ रहा है। अभी हाँ। तक वो बोल रहे थे कि शेर पाल आए तो गोश्त खिलाने, अब इनका ही गोश्त खाने की नौबत आ गई है। अरे साहब, मैं बिल्कुल उसी बात को दूसरे तरीके से कहने वाला था। ये भी मैं बता दूं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आप गौर कीजिए कि कोई एक आदमी है और उसके गले पर कोई छुरी फेर रहा है, और उस गले पर छुरी फेरने वाले को वो आखिर आखिर में आंखों से देख के उस वक्त भी ये कहने की कोशिश कर रहा कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप मेरा गला काट रहे हो। तो तकरीबन वो हालत हमारी हो गई वो हमारे कि हमारे हिंदू धर्म में है। हाँ बोले वो बलि देते थे ना, वेद पर बलि देते थे, मतलब यज्ञ करते थे उस पे बलि देते थे। जी तो जी। चारवाक की परंपरा ने पूछा था कि इसको बलि क्यों दे रहे, तो हाँ बोले इसको इसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। जो दे जी रहा उसको भी स्वर्ग प्राप्ति होगी, जो बलि जा रहा है उसको भी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो उन्होंने फिर एक कुटिल प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे पिताजी को नहीं चाहिए क्या स्वर्ग प्राप्ति, उसको काटो उस पे। यही मामला है सर। हाँ। तो ये ऐसी हालत में देश पहुंच चुका है। आंखें खोलने की जरूरत है। जब आपसे कोई वोट लेकर के और वापस मुड़ करके आपको नफरत की आग में झोंक दे और अपने दोस्तों को सबको माल पानी सब कुछ उठा करके दे दे, तकरीबन ऐसी हालत है। देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी सरकार हो, वो आम लोगों की वोट से जीत करके बनती है और वो कस्टोडियन होती है देश के लोगों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टी कहानी चल रही है मुसलसल। हम अपने किचन का खर्चा, अपने घरों को देखो कि घरों में अब हमारे कितनी खुशहाली है, हम क्या खा पाते हैं और क्या दिल चाहता है और क्या नहीं खा पाते, किस हालत में लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने क्या नई बात कह दी आपको? आपको क्या लगता है? आपके तो पड़ोसी होंगे, आप नागपुर में हैं, आपके आसपास ही कहीं रहते होंगे, कभी मिल लिया नहीं, करें उनसे कि? ये हाँ उन्होंने मुंबई में जाके बोला। वो हाँ। संत रविदास की जयंती थी, संत रविदास। जी उस जी। जयंती में जाके बोला कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। अब अच्छा। मुझे मुझे ये लगता है कि इनके जो भक्त लोग हैं, जो इन पे टूटना शुरू हो गया, टूट पड़ते हैं इन पे अलग अलग मामलों पर, इस पे क्या बोलेंगे? हम्म। क्योंकि मनुस्मृति तो बोलती है कि भगवान की जातियां है, भगवान ने दी है अपने कर्मों के अनुसार और अपने जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध और पूर्वमान वो क्रियामान है उसके अनुसार आप नीची और ऊंची जाति में पैदा होते हैं। इन्होंने उल्टा बोल दिया। ये कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। उसके आगे का जो वाक्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या उन्होंने कहा? बोला कि हमारे देश की बेरोजगारी जाति कर्म करने से ही कम होगी। हर एक अच्छा। जाति ने, श्रम का मूल्य कम हो गया है, हर एक जाति ने अपना काम छोड़ दिया है। और दुनिया का कोई देश 30% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। तो 30% में से 25% नौकरियां हमारे लिए है। मतलब जो हम्म। जो भक्त लोग हैं उनके उनके भक्त लोग हैं उनके लिए है बाकी। और बाकी लोगों ने अपने श्रम कर ध्यान देना चाहिए, श्रम की प्रतिष्ठा निर्माण करना चाहिए, अपने जाति कर्म करना चाहिए। एक तरफ जाति व्यवस्था नहीं बनाई, दूसरे तरफ जाति कर्म के तरफ आप ध्यान देते हो। भैया कंफ्यूज आप नहीं हो, मैं मान गया हूं। हमको कंफ्यूज मत करो। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि कंफ्यूज मत होना, इनका स्टेटमेंट पूरा पढ़ना। जैसे न खाऊंगा न खाने दूंगा मगर दो लोगों को खिला दूंगा। अच्छे हम्म। दिन आने वाले हैं मगर हम और हमारे दो के आने वाले हैं, हम्म। है ना। काला धन आएगा मगर हमारा काला धन आएगा और अपनी अडानी की कंपनी में और बाकी कंपनियों में लगेगा। जो इस देश का काला धन हम निर्माण कर रहे हैं वही आएगा। आपका नोटबंदी अगर हम करेंगे तो इस देश के काला धन समाप्त हो जाएगा, मगर काला धन समाप्त होके हमारे तिजोरी में आ जाएगा। ये नहीं कहा था। ये अच्छा, पूरा स्टेटमेंट हम पढ़ते ही नहीं। जी जी, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। असल में वो आधी बात बताते हैं ना, आम आदमी तो उसे नारे की तरह से लेता है, और आम आदमी बेचारा, अच्छा, उसे ही कंफ्यूज भी करना होता है। हम मतलब पढ़े नहीं, लिखे। देखो अभी अभी चाइना पे हमने बहुत बड़ा ये ले लिया, विनोद अडानी का जैसे ही वहां मिला तो चाइना पे हमने एक्शन ले लिया। बहुत हाँ। बड़ी एक्शन है। जी जी। 132 ऐप, चीनी ऐप पर बंदी लगा दी। जी उस पे जी क्या जी बोला है मालूम है? ये केसीआर ने बोला है कि फुलझड़ी फटाके ऐप बंद करके ये मेक इन इंडिया कर रहे हो, जोक इन इंडिया कर रहे हो। जी ये जी जोक कर जी। रहे हो देश के साथ।
हाँ, जो कर रहा है। अच्छा, मैं उस पर आना चाहता था। वो जो आपने बताया कि मोहन भागवत जी ने कहा कि अपनी जात के हिसाब से अपना काम करो, यानी आप उसी मनुस्मृति पर चलो। लेकिन एक दूसरी कहानी भी तो चल रही है। वो जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 लाख 5 किलो अनाज या जो भी कुछ वो देने की कहानी है, गांव देहात से खबरें ये आ रही हैं कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, मजदूर आसानी से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे ये यकीन है कि मुझे तो खाने को तो मिल ही जाएगा, और वो कहीं इधर उधर से चोरी चकारी करके किसी भी तरह से करके शराब वराब पी लेगा। तो उसे तो मस्त रहने का की गुंजाइश बना दी। तो जब फ्री में आप लोगों को दोगे तो उन्हें तो निकम्मा आप पहले ही कर चुके, आप कौन सी तरक्की करा लेंगे फिर? नहीं सर, नहीं सर। हम्म, देखो, मैं इसके थोड़ा सा अलग बयान देता हूँ। हाँ हाँ। समाज की और सरकार की ये अक्षमता है कि उनमें खाने का, यानी खाना जितना भी उनकी व्यवस्था करने का उनके पास में हमने नहीं दिए है। जी जी जी। काम भी नहीं दिए है, व्यवस्था भी नहीं दिए। समाज ने ऐसी व्यवस्था नहीं, भिखारी पैदा करना ये हम्म हमारी जरूरत है, भिखारियों हम्म की नहीं है। हम्म क्योंकि भिखारी अगर पैदा नहीं होंगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? हम्म हम वहां अगर भिखारी को, भैया भिखारी पैदा करना ये हमारी व्यवस्था की अनिवार्यता है, हम्म हमारी धार्मिक व्यवस्था की अनिवार्यता है कि भिखारी पैदा हो, नहीं तो हम पुण्य कैसे प्राप्त करेंगे, पुण्यवान कैसे बनेंगे? वैसे हम्म ये गरीब रखना, गरीबों के माने दाने दाने के लिए मोहताज करना, गरीबों के हमारे दान पर और हमारे सरकार के डोनेशन पर गरीबों की व्यवस्था निर्माण करना, जिससे वोट भी मिल सके, भीड़ भी मिल सके और भक्त भी मिल सके, ये उल्टी व्यवस्था है। मैं मानता हूं, मैं किसानों के बारे में संवेदनशील हूं। मनरेगा का 13,000 करोड़ का बजट कम हो गया, आपको हम्म, पता है? जी 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 तिहत्तर जी। हजार करोड़ का बजट था, इस मैंने इस बजट में उसका 60,000 करोड़ कर दिया। हम्म कोई नहीं बोला सर, किसी हम्म ने डिस्कशन नहीं किया। कितनी सारी एग्रीकल्चर सब्सिडी कम हो गई, किसी ने डिस्कशन नहीं किया। मगर फूड सब्सिडी बढ़ गई, उस पर डिस्कशन चल रहे, हम भी कर रहे। आपने हम्म भी सवाल पूछा कि ये काम कैसे मिलेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि लेबर को अपने श्रम का मूल्य अगर ध्यान में आ गया होगा, हम्म उसको पता है कि मेरी जरूरत इतनी है, हम्म तो वो अच्छी बात है। उसको जोड़ना चाहिए था अपने वो अनाज को जोड़ना चाहिए था कृषि लेबरी से, कृषि हम्म के माने मजदूरी से। हम्म आपको मनरेगा को मैं कितने दिनों से डिमांड कर रहा हूं कि मनरेगा के मजदूर अगर किसानी काम करते तो उनको पेमेंट देना चाहिए। वो हम्म मनरेगा का बजट उसमें होना चाहिए, उस तरीके से देना चाहिए। दुनिया के सब बहुत सारे देश ये करते हैं। दुनिया के देश जीवन यापन देते हैं। आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप में 40% बच्चे जो होते हैं उनके माँ बाप का पता नहीं है। हम्म 40% पॉपुलेशन। हम्म वो इसलिए पता नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर वो बच्चा ले जाके सरकारी इसमें डाल देते हैं। और हम्म तो सरकारी इसमें अगर बच्चा डालोगे तो उनका कोई पता नहीं है, तो 40% वो बच्चे को पालने की जिम्मेवारी सरकार लेती है। हमारे यहाँ भी इसी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, हम्म यही मामला है। भाई हमारे यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है, अभी प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनकी जो मैंने जो पत्नी है हम्म अमृता फडणवीस जी, वो बोल रही कि महाराष्ट्र में वेश्या व्यवसाय को अधिकृत दर्जा देना चाहिए। हम्म उद्योग सारे गुजरात में ट्रांसफर होने चाहिए और महाराष्ट्र को वेश्या व्यवसाय का अधिकृत दर्जा मिलना चाहिए। ये कितनी बड़ी क्रांति है, महिलाओं की स्वतंत्रता एक है। मतलब एक महिला इस तरह के सेंसिटिव बात कर रही है जिसमें कि शर्म आनी चाहिए, और उप मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद हाँ, ये ये इससे मुस्लिमों इस का विरोध मत, करेंगी, मुस्लिम लड़के के साथ में डांस करके वीडियो बनाएगी, वो भी मुख्यमंत्री निवास में। जी 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 इनको जी। प्रोटोकॉल नहीं है, इनको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, इनके जबान को लगाम नहीं है, इनकी कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं है। ये सारी हम लोगों के लिए है। जी जी। अच्छा, आखिर में कोई खास बात अगर रह गई हो तो जरा बताइए, क्योंकि वक्त हमारा जरा खत्म होने जा रहा है। और ये जो आरबीआई आरबीआई जो बिल्कुल खामोश है, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या है मतलब आरबीआई अरे पूरे बेचारा, देश की? आरबीआई का जो गवर्नर है, आरबीआई का जो गवर्नर है वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है। जी उसको जी क्या समझ में आ रहा है? उसको इनका क्या समझ में आ रहा है? वो हिस्ट्री समझा रहा है, उसको इकोनॉमी तो समझ ही नहीं रही है।
मैं बधाई देता हूं किसानों को कि इस बार गेहूं का रिकॉर्ड 11.20 करोड़ टन उपज इस वक्त हुई है और 1.39 हेक्टर का रकबा भी बढ़ा है। हम अनाज बहुत पैदा कर रहे हैं मगर अनाज को कीमत नहीं है। हम जैसे ही कॉटन को कीमत मिलती इंपोर्ट कर देते। सर ये कैसी सरकारें चल रही है, मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ लोगों को मूल्य ना मिले, किसानों के हाथ में पैसा न जाए, इसलिए जब किसानों की फसल आती है तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर वो अडानी अंबानी के गोडाउनों में पहुंचा देते हैं सस्ते का अनाज और फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। इंपोर्ट की न्यूज आई कि लोकल मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। लोकल मार्केट गिरना शुरू हो गया है कि किसानों को दाम मिलना बंद हो जाता है, किसान उसका स्टोर नहीं कर सकता। तो महीना 1.5 महीना वो इंपोर्ट की खबर से और इंपोर्ट किए हुए थोड़े से इससे वो जो फसलों के दाम है वो डाउन हो जाते हैं और उसका परिणाम ये निकलता है कि किसान आत्महत्या करते हैं। लाखों के किसान, मैं आपको बताता हूँ 2014 तक जितने किसान आत्महत्या कर रहे थे, ये फडणवीस बोल रहे थे कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, सरकार के द्वारा नियोजित हत्याएं है। मैं आपको बताता हूँ कि 2014 से अब तक जितनी हत्याएं हुई है 3 गुना हत्याएं यानी ये हुई है, किसान की आत्महत्या हुई है। मैं किसानों से आग्रह करता हूँ कि हत्या मत कीजिए, आत्महत्या मत कीजिए। जो आपके विरोध में है, जो ऐसी नीतियां लाता है उसको घेरिए ना। हाँ, वो जम करके कानून के हिसाब से लड़े, अपना हक मांगे, ना कि गैर कानूनन सबक सिखाए। जी 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 ये बहुत ही, ये कानून नहीं कर रहे, गैर कानूनी है। अडानी जो कर रहा है गैर कानूनी है, मोदी जी ने जो किया गैर कानूनी है, मगर कानून का मुलम्मा चढ़ा के उन्होंने वो करवाया है। किसान को भी समझना पड़ेगा। ये बहुत ही कितनी अजीब बात है, किसानों के खिलाफ इतनी साजिशें। एक वो 3 कानून लाए थे ताकि सारी जमीनें उनके पास चली जाएं, उनके दोस्तों के पास। अब वो कानून वापस अगर हो गया मजबूरन, तो अब किसानों को इस तरह से कि जब उनकी फसल तैयार होती है, जब फसल तैयार होती है तब इंपोर्ट कर लिया जाता है, जब फसल तैयार होती है इंपोर्ट कर लिया जाता है और फिर वो सस्ता करके अडानी अंबानी इन लोगों के स्टोर उसमें पहुंच जाता है, स्टॉक में। तो ये किस तरह से पूरे देश को तबाह, क्योंकि ये देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, उसको अगर आप जी जी ये जी जी नारा है। हाँ, ये लूट प्रधान देश है, ये लूट प्रधान देश है, ये कोई कृषि प्रधान देश नहीं है। इस देश में क्रांति जो आनी चाहिए थी वो करुणा से आनी चाहिए थी। ये क्रौर्य की क्रांति ला रही है। ये जो हाँ विकास और अमृत काल रह रहे, तो अमृत काल भी क्रौर्य से आ रहा है, करुणा से नहीं आ रहा है। ये करुणा का देश रहा है सर। ये अमृत काल जो है वो कुछ लोगों का कहना है कि ये मित्र काल है, दोस्तों को फेवर करने का काम है। अमृत काल तो लोगों को बताने के लिए है। आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे बात करके बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही बिजी होने के बावजूद हमें वक्त दे देते हैं, लेकिन बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर बात करते हैं। आप उनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अविनाश काकड़े जी की सोच, अविनाश काकड़े जी के विचार आपको ज्यादा जानने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।